नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी की इस खास सीरीज भारत एक सोच में। दुनिया का कोई भी आंदोलन, दुनिया की कोई भी विचारधारा युवा शक्ति के बिना सशक्त नहीं बन सकती। वास्तव में वो युवा शक्ति ही है जिसके दम पर किसी निर्माण या विध्वंस की नींव रखी जाती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत की आजादी के 75 साल के सफर में युवाओं की भागीदारी की। कहां से ये शुरू हुआ सफर और आज कैसे देश का युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे रहा है, फिर चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। भारत का युवा नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। देश का युवा अपनी सोच से ऐसे साँचे गढ़ रहा है जो देश की तरक्की में बड़ा रोल निभा रहा है, बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब 87 करोड़ है। इसमें युवाओं की तादाद अगर देखें तो 121 करोड़ की है। पूरी दुनिया में युवा आबादी करीब करीब 16% है और दुनिया के लिहाज से अगर भारत की बात करें तो दुनिया का हर 5वां युवा भारतीय है। भारत की औसत आयु 29 साल है और भारत की वर्कफोर्स अगर देखें तो इसमें 62.5% आबादी 15 से 59 साल के बीच है। भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। भारत में करीब 140 करोड़ की जनसंख्या में से 34% युवा जनसंख्या है। बात चाहे आईटी की करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्पेस की दुनिया की बात हो, विज्ञान की दुनिया की बात हो या फिर कला और खेल के मैदान की बात हो, भले ही चर्चा स्टार्टअप की हो, स्किल की हो या सेवा क्षेत्र की, देश के युवा देश को नई पहचान देने का काम कर रहे हैं और ये युवा ही है जिनके दम पर पूरी दुनिया आज भारत को ऊर्जावान देश के तौर पर देख रही है। भारतीय युवा शक्ति का लोहा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी माना, तभी वो समय समय पर एक तरह से भोग में लिप्त अमेरिका के युवाओं को भारत से सीख लेने की सलाह और परामर्श देते रहे हैं। आजादी के 75 साल के सफर में आज भारत का युवा नए विचारों, नई ऊर्जा और नए सपनों के साथ लीक से हटकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही युवाओं की कहानी और नजरिए को आइए आज अपने कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में चर्चा और बातचीत के लिए तीन बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं कोमल करपे जो कि सरपंच हैं अतरौली गांव, कोल्हापुर, महाराष्ट्र की। साथ ही मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में चंदन कुमार झा जो कि विनर है, विजेता है डेयर टू ड्रीम डीआरडीओ इनोवेशन कॉन्टेस्ट के। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान मेरे साथ हैं ललित केशरे जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं ग्रो के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर मैं इन तीनों मेहमानों के बारे में बात करूं तो ये सभी कहीं ना कहीं आज के भारतीय युवाओं की सुनहरी तस्वीर को पेश कर रहे हैं। कैसे? कोमल करपे की बात करती हूँ पहले। कोमल की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम को फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए लीड करे। लीडर सिर्फ बात नहीं करता बल्कि करके दिखाता है, जो मिसाल पेश करता है। सबसे जरूरी ये बात कि विपदा, आपत्ति और मुश्किल के हालातों के समय मजबूती से खड़े होकर टीम को रास्ता दिखाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ने और विकास का रास्ता तय किया जाता है। और ऐसी ही मिसाल पेश की है 21 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अतरौली गांव की सरपंच बनने वाली कोमल करपे ने। महाराष्ट्र जहां कोविड ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया, और कोमल मैं आप ही से पहले शुरुआत कर रही हूं। अतरौली गांव महाराष्ट्र का जहां हमने देखा किस तरह से कोविड का कहर बरपा, वो गांव जहां एक केमिस्ट स्टोर तक नहीं था। दूसरी लहर जब रही उस दौरान आप सरपंच बनी और आपने वो करके दिखाया जिसे कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप की मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। कैसे हुआ ये? कैसे एक मैं कहूँ कि साइंस ग्रेजुएट से सरपंच बनने का सपना और उसके बाद तुरंत एक चुनौती का सामने आना? जब मैं सरपंच बनी तब सेकेंड वेव थी कोरोना की और तब हमारे गांव में, पहले महाराष्ट्र में हमारे गांव में ही कोरोना, मतलब हमारे गांव में एक स्कूल है जो मतिमंद और उन लोगों के बीच में उनको कोरोना हुआ था। लगभग 21 लोगों को वहाँ कोरोना हुआ था और तब हमारी पूरी टीम ने, ग्राम पंचायत की टीम और जो प्रशासकीय टीम है बाकी की, उन्होंने सबने मिलकर कोरोना को लोगों के बीच में जन जागृति की कि कोरोना से आपको कितना धोखा है या आप कैसे लड़ सकते हो उसके। इस दौरान हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि कोरोना हमारे बीच में नहीं है और हमें कुछ नहीं होता, हम ऐसे ही रहने वाले लोगों की मानसिकता नहीं थी वैक्सीनेशन लेने की और अदर ट्रीटमेंट लेने की। लेकिन जैसे जैसे हम उनके बीच में गए, पहले मैंने पूरे मेरे फैमिली को वैक्सीनेशन किया और तब जाकर लोगों ने माना कि हाँ, वैक्सीनेशन लेने से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। तब धीरे धीरे लोगों के बीच में
मतलब कोरोना को जी। लेकर लोग जागरूक थे और उन्होंने हमारा साथ भी दिया। ऐसे लेकर हमने हमारे मतलब महाराष्ट्र में हमारा गांव कोरोना मुक्त किया और इस बात की हमारे सीएम उद्धव जी ठाकरे साहब इन्होंने प्रशंसा भी की कि महाराष्ट्र में पहले अंतरोली में कोरोना मुक्त किया। आईआईटी गांधीनगर के पीएचडी कर चुके चंदन कुमार झा की अब मैं बात करूंगी। पहले मैं चंदन आपके पास आती हूँ। आपने एक ऐसा माइक्रोफोन बनाया जिसके जरिए तोप, टैंक, लड़ाकू विमानों की बमबारी के शोर के बीच भी सैनिक कंट्रोल रूम को सटीक और स्पष्ट आवाज में संदेश पहुंचा सकता है। यानी खूब शोर शराबा भी हो तो भी सुना जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड, ऑप्टिकल फाइबर आधारित इस उपकरण की तमाम विशेषताएं हैं, जिसमें से एक ये भी है कि इसे पहना भी जा सकता है। और हम जानते हैं कि आपकी ये जो इनोवेशन है वो डीआरडीओ के इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम में फर्स्ट अवार्ड पा चुका है और अब आप इसको बनाने की तैयारी में हैं। चरण जो हैं वो आगे के चरण की तरफ अब आप लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डेयर टू ड्रीम अवार्ड था। कैसे इस ड्रीम के लिए डेयर मैं कहूँ आपके मन में आया? आजकल के युवा की अगर मैं बात करूँ तो आप मान रहे हैं कि जोखिम लेने की और रिस्क लेने की और लीक से हटकर सोचने की क्षमता आपको दिखाई दे रही है आज के दौर में? आज के युवा में ये रिस्क लेने की एबिलिटी वाकई पहले से बहुत बढ़ी है। और एक इसका आप उदाहरण देख सकते हो कि जो स्टार्टअप्स हैं, अभी के टाइम पे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़ गए हैं। और उसका एक कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि ये जो डेयर टू ड्रीम वाली फिलॉसफी है वो आज के युवा में बहुत अच्छे से आई है। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैंने अपनी बैचलर्स किया था इंजीनियरिंग में और उसके बाद मेरे पास जॉब का ऑफर भी था जो कि वन ऑफ माय ड्रीम जॉब था। बट उसके बावजूद क्योंकि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था और मैं कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता था, इसलिए मैं आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी के लिए मैंने एडमिशन लिया। और इस पीएचडी के ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाया। मेरा रिसर्च में मैंने काफ़ी सारी नई रिसर्च किया मैंने, और उसमें एक ये माइक्रोफोन मैंने बनाया जो कि डीआरडीओ के डेयर टू ड्रीम कॉन्टेक्स्ट में हमने प्रेजेंट किया। और जो आर्मी और जो ज्यूरी पैनल थे उनको ये काफ़ी यूजफुल लगा और जिसको हम आगे अभी बनाने की और कोशिश कर रहे हैं। पीएचडी के बाद नॉर्मली जो एक रेगुलर डायरेक्शन होता है पीएचडी स्कॉलर्स का कि वो पोस्ट डॉक करके या फिर फैकल्टी पोजीशन के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने अपने लाइफ में एक डिफरेंट राह चुना और मैं अभी एक स्टार्टअप मैंने लॉन्च किया है, टैलेंटो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड करके, जिसमें हम रिहैबिलिटेशन टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं और ये ऑप्टिकल सेंसिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी के युवा अलग अलग रास्ते ले रहे हैं, जो ट्रेडिशनल रास्ते थे, जॉब के रास्ते थे, उसको छोड़ के आज जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंस आया है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट सराह रही है, जिस तरीके से मीडिया सराह रही है, आज के युवा को जो पेरेंट्स है, गार्डियंस है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब की वजह से आज की युवा वाकई बहुत सशक्त हो गई है। बिल्कुल, ऐसा आपने कहा कि तमाम ऐसे प्रयास रहे हैं जिसके चलते आज युवा जो है वो लीक से हटकर सोच पा रहा है। और खासतौर से जब हम साइंस की बात करते हैं और इनोवेशन की बात करते हैं, जिस दिशा में आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इनोवेशन को लेकर दुनिया में जो बड़े देशों की स्थिति है, भारत फिलहाल कहाँ नजर आ रहा है और कितनी तेजी से आगे बढ़ता हाल के सालों में दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप अभी से पहले के समय में देखें तो हमारा मानसिकता ज्यादातर जॉब की तरफ था, जिसकी वजह से इनोवेशंस कम थी। ज्यादातर लोग अपने बारे में सोचते थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। इनोवेशन पे बहुत फोकस है, स्टार्टअप हो या फिर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखो, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। और इसमें खास करके क्योंकि हमारी सरकार भी उस डायरेक्शन में सबको एक पुश प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से एक अच्छा मोमेंटम बन गया है लोगों का, आज के युवा का इस दौर में जाने का। अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, लोगों का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से इनोवेशन में भी इम्प्रूवमेंट आई है अभी के टाइम पे। और काफी सारी नई आपको इनोवेशन बिजनेस हो या साइंस हो, आपको हर फील्ड में देखने को मिल रहा है अभी। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी जिस तरीके से एक कलेक्टिव अप्रोच बना हुआ है मीडिया का, गवर्नमेंट का, सारे लोगों का,
मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले समय में हम बहुत तेजी से इनोवेशन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और बहुत तेजी से हम नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए बिजनेस मॉडल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हम इंडिया में लाएंगे और एक अच्छा बेटर प्लेस बनाएंगे हम अपने भारत को। जी, और अब मैं ललित केसरे का रुख करूंगी। ललित, वो हैं जिन्होंने ग्रो के जरिया, जिनके ग्रो ऐप के जरिया निवेशक सीधे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ईटीएफ और आईपीओ में निवेश कर सकते हैं, और कंपनी ने बहुत जल्दी अपने प्लेटफॉर्म से आईपीओ, सॉवरेन बॉन्ड के साथ साथ वादा और ऑप्शंस में भी निवेश के लिए यूजर्स के लिए एक सेवा शुरू की। इस ऐप के जरिए ग्राहकों के लिए निवेश करना काफी आसान बन गया, जिस वजह से मैं कहूं कि ललित का आइडिया बहुत तेजी से चल निकला। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म ग्रो से एक निवेशक और सलाहकार के रूप में भी जुड़े हैं, और बहुत जल्दी आपने अपने सफर में ललित यूनिकॉर्न का तमगा भी हासिल किया। 2016 में मैं कहूं इतनी अच्छी खासी नौकरी, उसको छोड़ना, इतने बड़े जोखिम, और आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, बहुत बड़ा रिस्क होता है एक तरह से। कैसे कैसे ये जोखिम भरा कदम उठाया और कैसे मेहनत रंग लाई? इंडिया में अगर मैं देखूं अपने आसपास भी, तो काफ़ी एंटरप्रेन्योरल कल्चर है, लाइक स्मॉल बिजनेसेस, लार्ज बिजनेसेस। तो रिस्क टेकिंग और एंटरप्रेन्योरल के थिंकिंग हमारे देश में शुरू से ही रही है। पर पिछले 5-6 साल में जो बदलाव आया है, वो आया है कि इस स्पिरिट को एक बेस मिल गया है बहुत अच्छा, डिजिटल इंडिया का, यूपीआई का और बहुत सारी पॉलिसीज़ का। तो अब हमारे जैसे ये मेरा पहला स्टार्टअप नहीं था, मैंने एक बार पहले भी स्टार्टअप किया है 2011 में, पर एक बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है तब और अब में। तो जब जब भारत के युवाओं को अच्छी पॉलिसीज़, अच्छी फैसिलिटीज़, सपोर्ट मिलता है, तो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए बिजनेसेस आ रहे हैं। और सिर्फ लार्ज स्केल पर भी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे छोटे स्मॉल एंटरप्राइजेस भी छोटे शहरों में होते हैं, बड़े शहरों में होते हैं। तो एक तरह से आपने बोला था कि इतने सारे जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है युवाओं का है, तो जब इतने सारे युवा जब बहुत सारे करते हैं, तो फिर एक दूसरे को देख के भी काफी सपोर्ट मिलता है। तो जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ के ऑफिस के लोग और जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी सोच रहे थे, तो उनको भी देख के काफी इंस्पिरेशन मिलता है। हमारे जो सीनियर्स होते हैं, उनको भी देख के काफी इंस्पिरेशन मिलता है। सक्सेस स्टोरीज इंडिया में बढ़ते जा रही है। तो आई थिंक इसका उत्तर यही है कि हमारे कंट्री में मतलब इनहेरेंटली काफी एंटरप्रेन्योरशिप है। कोमल, अगर हम देखें तो आपका पहला प्यार राजनीति रहा, जैसा आप कहती भी आई हैं, और शुरुआत में बहुत डर भी था। आपके पिताजी ने आपका साथ दिया, फैमिली ने आपका साथ दिया। ये मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, एक मैं कहूँ कि फर्स्ट ईयर जिनको कहा जाता है, या शहरी जो माहौल है, उस माहौल से अलग आप मैं कहूँगी जो छोटे इलाके हैं, उस नगर में पली बढ़ी, राजनीति में आने का सपना देखा, और पहला कदम ही कहीं ना कहीं आपका बहुत सकारात्मक रहा और बहुत बड़ा चेंज, और इसको लेकर लोगों में आपको सम्मान भी मिल रहा है और आपके काम की प्रशंसा भी काफ़ी हो रही है। लेकिन बहुत बड़े दिशा में मैं कहूँगी, बहुत बड़े ऐसे युवा भी हैं जो राजनीति से कहीं ना कहीं कतराते हैं। अगर हम संसद में युवाओं की भागीदारी की बात करें, तो जिस दिशा में युवाओं को आगे आना चाहिए, जिस तेजी से आगे आना चाहिए, अभी हम उससे थोड़ा दूर ही हैं। बिल्कुल, मतलब हमारी युवा पीढ़ी है वो अलग अलग क्षेत्रों से प्रभावित है, लेकिन राजनीति को लेकर सबके मन में थोड़ा सा डर है। कैसे करेंगे हम, लोगों का मतलब हम पे भरोसा होगा कि नहीं, और हमारे मन में गांव को लेकर या हमारे जो क्षेत्र है उसको लेकर हम बदल पाएंगे कि नहीं। लेकिन हम मतलब लोगों का भरोसा और लोगों का साथ होगा, और हमारी कोशिश होगी मतलब बदलाव लाने की, तो सब कुछ मुमकिन है। और मेरा संदेश यही है युवा पीढ़ी के लिए कि हम जो मन में ठान के बैठे कि हमें ये करना है, मतलब हमारे गांव में या हमारे जिस भी आप शहर से बिलोंग करते हो, वहां पे आप किस चीज की भी कमी हो, तो वही हमें करना है। लोगों को साथ लीजिए और बिल्कुल कीजिए, वो काम भी हो जाएगा आपका। मतलब
कोई भी मतलब परेशानी नहीं है या डर नहीं है राजनीति को लेकर, युवा पीढ़ी को आना चाहिए इसमें। इनोवेशन के उस फील्ड में अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कोशिश करते हैं कि उनका जो इनोवेशन है या फिर इस दिशा में मैं कहूँ ट्रेनिंग या मानसिकता की एक ज़रूरत है। आप क्या मानते हैं कि जो अभी चैलेंजेस हैं वो बड़े क्या हैं और कैसे और सपोर्ट किया जा सकता है युवाओं को इनोवेशन की दिशा में और ज़्यादा आगे आने के लिए? अभी के युवा वर्ग को और खास करके विद्यार्थियों को एक रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। उनके अंदर में जो एक डर रहता है कि कल मेरे भविष्य का क्या होगा, उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। आगे इनोवेशन के फील्ड में हो या ये स्टार्टअप की फील्ड में वही बढ़ सकते हैं जिनके अंदर से ये डर खत्म हो गया हो या उन्होंने डर पे विजय पाया कि कुछ अच्छा हो सकता है। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि स्कूल से लेकर ही बच्चों को इस तरफ पुश किया जाए, उनको दिखाया जाए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जिस तरीके से डेयर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट एक कॉन्टेस्ट है, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको टैप करके आज के युवा हो या विद्यार्थी हो वो एक स्टेप और आगे ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप एक एक करके स्टेप्स आगे लेते हो, आपकी जो विल पावर है वो खुद ही बढ़ती जाती है। तो एक मार्गदर्शन की बिल्कुल आवश्यकता है जो कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और मीडिया के थ्रू वो लाया जा सकता है। अगर आप रिसेंटली देखो तो हमारे यहाँ पे शार्क टैंक अभी बहुत फेमस हो रहा है और इस वजह से भी लोगों में जागरूकता आई है स्टार्टअप्स को लेकर। अब ज्यादातर लोग स्टार्टअप्स के सपने देखना शुरू कर लिए। जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ स्टार्टअप का एक अच्छा स्कोप है इंडिया में। तो आई थिंक ये कलेक्टिव अप्रोच जरूरी है और जो एक बड़ी चैलेंज है वो जागरूकता क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि स्किल्स की, टैलेंट की हमारे इंडिया में बिल्कुल कमी नहीं है। बस एक ही चीज की जो जरूरत है वो है डायरेक्शन देने की। एंड वो भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे हो रहा है, बट उसको थोड़ा और पुश करने की जरूरत है। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं चंदन। ललित, स्टार्टअप को लेकर हम जानते हैं कि किस तरह से भारत का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है और स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो भी दुनिया के टॉप देशों में भारत का नाम आता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब स्टार्टअप में यूनिकॉर्न एक लेवल तय किया गया, अब डेकाकॉन्स की बात हो रही है। यानी लगातार हमें जो कदम है वो और आगे बढ़ाने हैं और भारत एक तरह से 100 यूनिकॉर्न का घर है जिसका मूल्यांकन एक तरह से हम देखें तो $332.7 अरब है। और अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है वो सालाना आधार पर 66% यानी 66% की वृद्धि है। और अब धीरे धीरे यूनिकॉर्न के युग से डेकाकॉन, इस युग में हमको तेजी से बढ़ना है। इकोसिस्टम भी बढ़िया है। डायरेक्शन की बात अभी चंदन ने बोली है, तो वो डायरेक्शन किस तरह से मिल सकता है और इसकी गति को और तेज कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बहुत काउंटर इंट्यूटिव है एक्चुअली कि हमको डेकाकॉन्स चाहिए, हमको और भी नॉट जस्ट $10 बिलियन, $100 बिलियन कंपनीज भी चाहिए। और इनफैक्ट अब तो वर्ल्ड में $1 ट्रिलियन कंपनीज भी हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कुछ कंपनीज $1 ट्रिलियन की भी हो गई। और इंडिया इतना बड़ा देश है तो हम भी देखेंगे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज। पर ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बनानी है तो हमको मिलियंस ऑफ छोटी छोटी कंपनीज भी बनानी होगी। मतलब इंडिया में जब मिलियंस ऑफ स्टार्टअप्स होंगे तो उनमें से कुछ स्टार्टअप्स डेकाकॉन्स बनेंगे, बहुत सारे यूनिकॉर्न बनेंगे और कुछ स्टार्टअप $100 बिलियन के भी बन जाएंगे और कुछ लोग कुछ स्टार्टअप्स $1 ट्रिलियन के भी बन जाएंगे कुछ सालों में। तो हमको करना है कि किस तरह से इनेबल करें ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्टअप्स, जो कि ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है डिजिटल इंडिया और काफी सारी पॉलिसीज जो आ रही है स्टार्टअप पॉलिसीज, उसके वजह से हो रहा है। आई थिंक इसको ही जैसे पुश करेंगे तो इन्हें अगर हम इनेबल कर सकते हैं युवा लोगों को स्टार्टअप करने की। एक तरह से आप जैसे अभी मैं जब स्कूल में था तो हमारे लिए सिर्फ 2 करियर ऑप्शन हुआ करते थे, आप इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं होता था। तो आप बायोलॉजी लोगे तो आप डॉक्टर की तरफ जाओगे और मैथ लोगे तो आप इंजीनियर की तरफ जाओगे, या फिर आप IAS दोगे बड़े होके। तो अब जो है, अब मैं अभी एक बहुत छोटे शहर से भी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब
और यहाँ पे अब मैं जब बच्चों से जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। अब धीरे धीरे वहां पे अगर कभी एक और ऑप्शन आने लगे कि अच्छा मैं स्टार्टअप करूंगा बड़ा होके, तो फिर हम मान लें कि हम सक्सेसफुल हो गए। और फिर हमने एक बार वो डाल दिया है बच्चों में और कॉलेज के बच्चों में कि अब वो एक ऑप्शन हो गया। जैसे कुछ कुछ बच्चों के लिए अब ये भी हो जाएगा कि अच्छा मैं इलेक्शन में जाऊंगा और जाऊंगी और जैसे आप बच्चों की बात करें, मतलब एक तरह से वो प्राइड, सरपंच और जनपद। वो एक प्राइड के साथ भी अब ये बात कहते हैं कि मेरा स्टार्टअप है। यस, यस, स्टार्टअप है। तो अब फिर वो पेरेंट्स भी उनको एनकरेज करेंगे और फिर सब जगह से एनकरेजमेंट में हुआ तो तो मतलब बहुत सारे हजारों लाखों स्टार्टअप्स खुलेंगे। और जब हजारों लाखों खुल गए तो हमारे युवा शक्ति में इतना पावर है कि फिर 200 अभी तो 100 यूनिकॉर्न्स है, 1000 यूनिकॉर्न्स बनेंगे और फिर 100 डेकाकॉर्न्स बनेंगे और भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनेगी। कोमल, जब हम राजनीति की बात करते हैं और कहीं ना कहीं पहले लोगों में ये विचार रहा करते थे कि नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो राजनीति का रुख नहीं करते हैं और राजनीति को एक समय में महज भ्रष्टाचार या मैं कहूँ झगड़ा फसाद से जोड़कर ही देखा जाता था। लेकिन कितना बड़ा बदलाव सोसाइटी में, और जितना समय भी आप अब ज़मीन पर रह रही हैं, काम कर रही हैं, कितना बड़ा बदलाव राजनीति के जरिए युवा में एक देश के तौर पर और आगे आने वाले समय में राजनीति से जुड़कर ला सकते हैं। क्या मैसेज है युवाओं के लिए आपका? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब हर क्षेत्र में हम युवा की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीति में युवा की संख्या हम देखेंगे तो बहुत कम है। मैं भी ग्रेजुएशन मतलब मेरा लास्ट सेमेस्टर था और पूरे देश में कोरोना था और लॉकडाउन लगा हुआ था महाराष्ट्र में। हम हमारी लास्ट सेमेस्टर देखकर गांव में मतलब फैमिली के साथ रहने के लिए आए। तब हमारे गांव का इलेक्शन था और तब मुझे लगा कि गांव में मतलब हमारे गांव में तब केमिस्ट स्टोर भी नहीं था और इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी कि लोगों को अदर फैसिलिटीज के लिए बाहर गांव जाना पड़ता था। तब मैंने सोचा कि हम मतलब मेरे एजुकेशन का यहाँ से ही इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे मतलब मैंने देखा कि गांव में लोग कितने मतलब बेबस है। मतलब बाहर गांव में जाकर आपको डॉक्टर चाहिए तो बाहर गांव को जाना पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे फैमिली से मैं ही बड़ी थी, इसलिए इलेक्शन में हमारे घर वालों ने मुझे ही खड़ा किया और लोगों का साथ भी मिला मुझे वहाँ तब, और लोगों ने सरपंच किया। तब से लेकर लोगों की जो भी समस्याएं थी एक एक करके मैंने सॉल्व करना शुरू की। पहले तो महिलाओं और बच्चों को मतलब उनकी जो तकलीफ है, मतलब बच्चों का स्कूल है और महिला की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है और अदर जो मतलब एजेड लोगों की प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना शुरू किया। मतलब गांव में पानी की कमी थी, पानी सबके घर में पानी जाना चाहिए, इसलिए हर एक घर में नल कनेक्शन दिया मैंने। ऐसे ही मतलब रोड और लाइट की भी प्रॉब्लम थी गांव में। हमारे जो नेता है उनको हम निवेदन देकर वो भी सॉल्व करने की कोशिश की। यानी छोटी छोटी मतलब कोशिशों से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए और मेहनत का रंग अगर उसमें घुला हो तो जरूर चेंज आएगा। चंदन, आपका और ललित दोनों का मैसेज मैं लास्ट में चाहूंगी। चंदन, डेयर टू ड्रीम, कैसे, क्या क्या लास्ट में मैसेज है आपका जो आज युवाओं को आप देना चाहेंगे? आज के युवाओं को बस ये कहना चाहूंगा कि सारे डाउट्स को पीछे रख के आगे बढ़िए, क्योंकि मेरे अंदर में भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे। बार बार मुझे भी लगता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मेरे आगे भविष्य का क्या होगा। मैंने हर एक मोड़ पे एक अलग सा डिसीजन लिया। जब मेरे पास जॉब था ऑप्शन था जॉब का, मैंने पीएचडी किया। अभी पीएचडी के बाद प्रोफेसर बनने का ऑप्शन है तो मैंने स्टार्टअप सिलेक्ट किया और इस चीज में मजे आ रहे हैं। इसमें चुनौतियां हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा भी लगता है। और तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि एक नॉर्मल चीज आप हमेशा कर सकते हो, कुछ डिफरेंट करके देखिए और उससे जाहिर सी बात है कि एक बढ़िया आपको खुशी भी मिलेगी और एक नया रास्ते पे चलेंगे तो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा और आप किसी के लिए एक ऐसे पर्सनालिटी बनेंगे जिनको और कोई फॉलो करना चाहे, इंस्पायर होना चाहे। बिल्कुल। और ललित, बड़ी बड़ी जो ग्लोबल कंपनियां हैं उसमें हम ऊंचे सीईओ पद तक भी हम भारतीयों की जो पहचान है वो बनती देख चुके हैं और अब
पहले ये कहा जाता था कि नहीं, भारतीय जो हैं वो युवा विदेशों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन अब इसे रिवर्स करने की तैयारी है। और जाहिर तौर पर जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी बड़ा बनाने की जिम्मेदारी है और उसमें युवाओं का रोल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसी चुनौतियां आप देख रहे हैं और युवाओं के लिए मैसेज क्या है आज के दौर में? चुनौतियां मेरे ख्याल से तो अब जो है, जो आज की सिचुएशन है, अगेन हमको ग्रेटफुल होना चाहिए बहुत ज़्यादा। हम हमारे पेरेंट्स की जनरेशन देखे, हम उनके से अब तक के बीच की जो डिस्टेंस देखें, वो एक बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है और ये साल दर साल बेटर ही होते जा रहा है। तो हम युवाओं को इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट चैलेंजेस, हमको देखना चाहिए कि कितना बढ़िया सिचुएशन है हमारे लिए। हमको ग्रेटफुल होना चाहिए सब पूरे इस, मतलब अब इमेजिन कीजिए अभी अभी युवा होना या 30 साल पहले युवा होना, मतलब तो मेरा मेरा एडवाइस यही है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लाइक नेवर बिफोर, लाइक इससे बेटर अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं हुई है। और ज़्यादा किसी की एडवाइस भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन थी हमारी कंट्री की, हमारे वर्ल्ड की 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत नई सिचुएशन के साथ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो जस्ट काइंड ऑफ गो अहेड, लाइक डेयर टू ड्रीम। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ललित केसरे आपका, कोमल करपे आपका और चंदन कुमार झा, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुनिया की बात करें, विश्व स्तर पर बात करें, तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारत का युवा आज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की तरह साबित हो रहा है। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में कुशल युवाओं की प्रमुख भूमिका होगी और जाहिर है कि युवा हमारे समाज का एक अहम और सबसे जरूरी हिस्सा है। किसी भी देश की प्रगति, विकास, समृद्धि और दूरदर्शी लक्ष्यों की जब हम बात करें तो हासिल करने में युवाओं की जिम्मेदारी सबसे अहम है, सबसे बड़ी है। भारतीय युवाओं ने अपनी क्षमता का लोहा दुनिया भर में मनवाया है और आगे और बेहतर और लंबा रास्ता तय करने के लिए सामने आ रहे हर चैलेंज, चुनौती और समस्याओं पर बारीकी से ध्यान देकर उन्हें पहचान कर दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, ताकि हर युवा अपना 100% योगदान दे सके। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।